दोस्तों, आज शहर के बाहर एक गर्म इलाके में ये माँ आंखों में आंसू लिए अपने बच्चे को देख रही है और पिता भी एक खामोशी से अपने बच्चे को देख रहा है। लेकिन इतने में ही एक अजीब सा शोर होता है और उनकी पूरी दुनिया पल भर में खामोश हो जाती है। अब ये माँ अपने बच्चे के लिए रो क्यों रही थी, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक बाहरी इलाके से, जहां आज बारिश हुए पूरे 9 साल बीत चुके हैं। गर्मी इतनी थी कि लोग अब वहां से बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर की ओर जाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इतने में ही हम एक झुके हुए घर पर नजर डालते हैं, जो एक मोटी लकड़ी के सहारे खड़ा है। अगर लकड़ी हटी तो घर गिर जाएगा। उसी घर की छत के नीचे हम 3 लोगों को देखते हैं। परिवार में एक पिता है जिसका नाम जोसे है, जिसका सपना तो एक मस्टैंग घोड़े को खरीदना है। लेकिन गरीबी के चलते एक पुरानी गाड़ी से काम चलाना पड़ रहा है, जिसके पिछले दोनों दरवाजे नहीं थे, जो हर एक 100 मीटर पर पटाखे मारते हुए चलती थी। और इसके बावजूद भी उसकी नजर हर समय उस लकड़ी पर रहती है जो उनके घर को गिरने से रोके हुए है। वो एक स्कूल में सफाई का काम करता है और अक्सर इस उम्मीद में रहता है कि जैसे ही कुछ पैसे जोड़ लेगा तो घर और गाड़ी की मरम्मत करवा लेगा। माँ अक्सर कम ही बोलती है, क्योंकि उनका कोई पड़ोसी नहीं था जिससे वो घुल मिल सके। लेकिन उसकी माँ एक बेहतरीन कुक है जो अपने परिवार को संभाले हुए है। और अब हम आते हैं अपनी कहानी के मेन किरदार पर, जिसका नाम सेलबोट है। माना जाता था कि जब वो पैदा हुआ तभी से उसे सेलबोट बहुत अट्रैक्ट करती थी और उसने सबसे पहले एक सेलबोट की ड्राइंग ही बनाई थी, जिस वजह से उसका नाम सेलबोट रख दिया गया। वो उसी स्कूल में पढ़ता है जहां उसके डैड सफाई का काम करते हैं। जब ये परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ रहने आया तो यहाँ हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ बस गर्मी के हालात रहते हैं। उसका एक दोस्त है जिसका नाम पैटी है, जो कि हर समय फुटबॉल खेलता रहता था और स्कूल टीम में खेलने का सपना देखता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पैटी को आंखों की एक अजीब प्रॉब्लम थी, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है। वो अपनी आंखें नहीं झपका सकता और इसलिए उसे अपनी आंखों की नमी को बरकरार रखने के लिए उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी डालना पड़ता था। सेलबोट के लिए सबसे जरूरी उसकी दादी की बातें थीं। वो जब भी खुद को जिंदगी की परेशानियों में पाता तो अपनी दादी के सिखाए लेसन को याद करता और प्रॉब्लम को फेस करता था। लेकिन वो दादी आज बूढ़ी हो चुकी है और अक्सर बीमार रहने लगी थी। इसी के चलते अगली सुबह खेलते हुए सेलबोट अपने बचपन का पालना कचरे के ढेर में फेंकने जाता है, जहां उसकी नजर एक छोटे और पुराने गिटार पर पड़ती है। लेकिन उस पालने पर एक फोटो भी मौजूद है जिस पर उसकी नजर नहीं जाती। अब नई चीजों को देखकर एक्साइटमेंट के चलते वो उसे घर ले आता है। यहाँ उसे अपनी दादी का फर्स्ट लेसन याद आता है कि आपको जिंदगी की खूबसूरत चीजें वहीं पर मिलती हैं, जिस जगह आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते। पेरेंट्स के पूछने पर उसने बताया कि ये गिटार उसे कचरे में मिला है। पिता खुश हुए, लेकिन माँ और भी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उस छोटे गिटार की वजह से उनके बेटे की आंखों में चमक आ चुकी थी। रात होने पर वो उस छोटे गिटार को हाथों में लिए अपनी दादी के दूसरे लेसन को याद करता है, जिसमें उसकी दादी कहा करती थी कि जिंदगी में कुछ चीजों का होना जरूरी होता है ताकि उसके बाद जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव हो सके, अब चाहे घर हो या स्कूल। वो उस गिटार को अब हर समय अपने साथ ही रखने लगा और यहाँ हम उसके टीचर से रूबरू होते हैं, जिसका नाम मिस्टर बिंग है, जो आज डेमो के लिए बच्चों को ये सिखा रहा था कि एक सांप को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन वो सांप उसके ही चेहरे पर पप्पी दे देता है। ये देख सारी क्लास हंसती है, लेकिन शुक्र है कि सांप जहरीला नहीं था। अब स्कूल की छुट्टी होती है और गाड़ी में बैठ उसके डैड उसे बताते हैं कि डॉक्टर्स द्वारा उन्हें पता चला था कि सेलबोट की दादी की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए उन्हें फौरन उनसे मिलने शहर की ओर जाना होगा। अब बिना देरी किए वो तीनों हॉस्पिटल आते हैं, जहां वो बूढ़ी दादी टीवी में एक अजीब सा प्रोग्राम देखते हुए काफी अजीब बिहेव करने लगती है, जो उसे टीवी बंद करते हुए अपनी मॉम से बात करते हुए उन्हें संभालता है। बूढ़ी दादी नन्हे सेलबोट के हाथ में गिटार को देख उससे ऐसा कुछ बोलती है जिससे सेलबोट की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो कहती है कि क्या तुम अपने इस छोटे से गिटार पर मेरे लिए एक गाना बजाओगे। ये सुन सेलबोट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ उसे अपनी दादी का तीसरा लेसन याद आता है कि जिंदगी में कुछ भी बिना वजह के नहीं होता। छुट्टी वाले दिन पोस्ट मैगजीन वाला आदमी उसके लिए मैगजीन लाता है, क्योंकि ये पुरानी बची हुई मैगजीन्स होती हैं, जिनमें से उसे सेलबोट की तस्वीरें निकालकर अपनी वॉल पर चिपकाना अच्छा लगता था। और यहाँ हम कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं, जब उसका पूरा परिवार चर्च में मौजूद था, जहाँ सब उसे सेलबोट की ड्राइंग बनाते देख काफी हैरान हो रहे थे। लेकिन यहाँ हैरानी वाली बात यह थी कि उसने कभी जिंदगी में सेलबोट नहीं देखी। फिर वो उनकी ड्राइंग कैसे बना रहा था, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता था। लेकिन उसके चेहरे की खुशी देख चर्च के फादर उसका नाम सेलबोट रख देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है
और अगले दिन स्कूल में वो फिर से अपनी दादी के लिए गिटार सीखने की मशक्कत करते हुए अपनी दादी के अगले लेसन को सोच रहा था, जिसमें दादी अक्सर ये बोलती थी कि कोशिश करोगे तो जिंदगी में चीजें जरूर बदल जाएंगी। और उसी के साथ उसका दोस्त पैटी भी मौजूद था, जो एक निराशा के साथ स्कूल का फुटबॉल मैच इस उम्मीद में देख रहा था कि काश कभी उसे भी खेलने का मौका मिलेगा। इतने में ही उनकी एक क्लासमेट जिसका नाम मैंडी है, जो कि सीडी प्लेयर पर गाने सुनती रहती है, वो सेलबोट के गिटार से इंप्रेस होकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शर्मा कर वहां से भाग जाता है। यहाँ स्कूल में अक्सर एक टॉमी नाम का लड़का उसे परेशान करता था, जो कि पहले तो उसकी मॉम द्वारा बनाए गए मीट बॉल्स खा लेता है और फिर सेलबोट को परेशान करने के लिए उसके गिटार की तार भी तोड़ देता है। निराशा के साथ वो स्कूल के बाद अपने डैड की गाड़ी में गिटार की टूटी हुई वायर्स के साथ बैठ जाता है। जब पिता को सारी सच्चाई पता चली तो वो फौरन टॉमी के घर गए और कार की डिक्की में से अपने कपड़े बदले और अपनी बैंडेज उतारी, जिन्हें पहनकर उन्होंने अपने खतरनाक वाले टैटू छिपा रखे थे, और सीधा टॉमी के घर पर दस्तक दे दी। टॉमी के डैड ने दरवाजा खोला और सामने एक खतरनाक टाइप के आदमी को खड़ा पाया, जिसके चेहरे पर टैटू भी थे। सेलबोट के डैड ने उसे सारा किस्सा बताया और उन्हें अपने साथ गिटार पर नई तार लगवाने ले गए। डरते हुए टॉमी के डैड ने महंगी वाली तार के पैसे दिए, और तार महंगी थी इसलिए उसके साथ म्यूजिक सीखने की एक सीडी भी मिली। घर लौटते समय टॉमी के डैड तो उतर गए, लेकिन जोसे ने टॉमी को कुछ ऐसा बोला जो एक सीक्रेट था, और उस दिन से लेकर आज तक स्कूल में टॉमी जब भी सेलबोट के सामने से निकलता है तो हमेशा मुस्कुराते हुए गुजरता है। अब वो दादी के लिए गिटार सीखना तो चाहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो शुरुआत कहां से करे। सुबह होते ही उसके डैड फिर से घर के सहारे वाली लकड़ी की मरम्मत में लग जाते हैं और वो भी घर से निकल पड़ता है और अपनी फेवरेट जगह पर पहुंच जाता है। ये एक छोटा सा कार यार्ड था। वहां पहुंचकर वो उसी पुरानी सेलबोट को बड़ी गौर से देखता था। वहां का ऑनर उससे बात करने की कोशिश भी करता, लेकिन वो बिना कुछ बोले उस सेलबोट को खामोशी से देखता रहता। और यहाँ फिर से उसे अपनी दादी का एक लेसन याद आता है, जिसमें दादी कहती थी कि कोशिश करने के लिए एक कदम तो बढ़ाना ही होगा, बाकी जो होगा उसे समय पर छोड़ दो। जब वो घर लौटा तो अपने डैड को बताया कि घर को सहारा देने वाली लकड़ी पर उसने एक चींटी को देखा, जो कि अपने फेवरेट मस्टैंग घोड़े की पेंटिंग बनाने में मसरूफ था। वो सारा काम छोड़कर उस चींटी को देखने आता है और उस चींटी को लकड़ी के लिए खतरा मानते हुए फौरन एक पेस्ट कंट्रोल वाले आदमी को बुलाता है, जिसके पास ऐसी लकड़ी खाने वाली चींटियों का परमानेंट इलाज था, जो कि एक डेजर्ट लिजर्ड थी, जो से उसे खरीद लेता है और उसे उस लकड़ी के नीचे बांध देता है ताकि वो लिजर्ड लकड़ी के आसपास आती हुई चींटियों को खा ले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चील उस लिजर्ड को उठाकर ले जाती है और ये देख उसके डैड भी निराश हो जाते हैं। अब जेब में इतने पैसे नहीं थे कि एक और लिजर्ड खरीद सके, इसलिए उसके डैड ने पूरी एक रात इंतजार किया और उस चील को शिकार करके नीचे गिरा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि वो लिजर्ड को खा चुकी थी। खैर, अब कहानी अपनी अगली करवट लेती है और यहाँ हम सेलबोट को फिर से मायूस देखते हैं, क्योंकि दादी से मिलने जाने का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन अभी भी उसका गाना तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में स्कूल के दौरान मैंडी उसे निराश देख उसे अपना सीडी प्लेयर देती है और उसे वो फ्री में मिली हुई सीडी सुनकर म्यूजिक सीखने को बोलती है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। अब सेलबोट उस सीडी प्लेयर से म्यूजिक सीखना शुरू करता है और कुछ दिनों तक अकेले में बैठ अपनी दादी के लिए एक नई धुन तैयार करने की मशक्कत करते हुए दिखाई देता है। और उसे दादी के लिए ऐसे मेहनत करते देख उसकी मॉम उसे हौसला देने के लिए उसके फेवरेट मीट बॉल्स बनाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में उसकी क्लासमेट मैंडी फिर से उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे सीडी प्लेयर से तुम्हें मदद मिली। सेलबोट मासूमियत से जवाब देता है कि इसने मेरी बहुत मदद की और अब उसने अपनी दादी के लिए लगभग पूरा गाना तैयार भी कर लिया है। और वो मैंडी से पूछता है कि क्या तुम मेरा गाना सुनोगी, जिस पर मैंडी मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। और अब जो होने वाला था उससे मैंडी और पास में ही खड़ा उसका दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने कुछ ऐसा गाना क्रिएट कर दिया था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और जिसे सुन मैंडी और पैटी भी दंग रह जाते हैं। और वो दोनों बोलते हैं कि हमने आज से पहले जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं सुना था। पैटी इतना मोटिवेट हो गया था कि वो सीधे कोच के पास भागा और टीम में जगह मांगी। अब उसे थोड़ा हौसला मिला तो घर पहुंचकर उसने ये बात अपने माता पिता को बताई और उनसे कहा कि अब वो दादी के लिए एक गाना तैयार कर चुका है। लेकिन पिता ने उदासी से कहा कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। इतने में ही माँ ने कहा कि हम उनसे अगले हफ्ते मिलने जाएंगे और तब तक तुम दादी के लिए तैयार किया हुआ गाना हमें ही सुना दो। अब खेलने का समय हो रहा था, इसलिए पैटी भी उसके घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए अकेले ही फुटबॉल खेलने लगता है। अब दिल में घबराहट ली सेलबोट अपना गाना शुरू करता है और गाना सुनते ही उसके पेरेंट्स उसे बस खामोशी के साथ देखते ही रह जाते हैं।
गाना सुनते हुए माँ की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसके पिता भी उसे किसी मासूम बच्चे की तरह देख रहे थे। माँ रोते हुए गॉड से प्रार्थना करने लगती है और पिता जैसे ही कुछ बोलने उसके करीब आते हैं कि बाहर खेल रहा पैटी गलती से अपनी फुटबॉल उसी घर को सहारा देने वाली लकड़ी पर मार देता है और पल भर में ही उनका पूरा घर एक साइड में झुक जाता है। सभी परिवार वाले अंदर फंस जाते हैं, लेकिन उसके डैड को यह नहीं मालूम था कि यह पैटी की हरकत है। उन्हें लगता है कि सेलबोर्ड के गाने से उनके घर की लकड़ी गिर गई, इसलिए वो उसे भगवान का गाना कहकर बुलाने लगे। अब कुछ देर बाद हम उन सभी को घर की मरम्मत की उलझन में देखते हैं। जहां पिता लकड़ी को संभाले हुए थे, वहीं नन्हा सेलबोट गाड़ी से घर को दूसरी तरफ खींच रहा था और काफी मशक्कत के बाद वो सभी उस घर को वापस अपनी पोजीशन में खड़ा कर देते हैं। घर के सामने उसके डैड उसे सच बता देते हैं कि दादी कोमा में है और जैसे ही उन्हें होश आएगा तो सबसे पहले हम उन्हें तुम्हारे द्वारा गाया हुआ भगवान का गाना सुनाएंगे। क्या पता इससे दादी पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन वो गाना कोई आम गाना नहीं था। उस गाने की वजह से उसके डैड ने एक प्यारा सपना देखा जिसमें वो अपने फेवरेट मस्टैंग पर घुड़सवारी कर रहे थे और इस सपने का जिक्र उन्होंने अगले दिन सेलबोट से किया और ऐसा प्यारा गाना बनाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। वो जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुए थे। इसके बाद वो उसे स्कूल ले जाते हैं और यहाँ लंच ब्रेक में मैंडी उसके पास आकर फिर से वही गाना सुनने की गुजारिश करती है। सेलबोट भी प्यार से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए जरूर गाऊंगा और मासूमियत से अपने दोस्त पैटी से जाहिर करता है कि अगर कल पिताजी को पता चल जाता कि घर की लकड़ी तुमने गिराई है तो वो तुम्हारी बहुत पिटाई करते। खैर, अब उनके क्लास टीचर आज सभी बच्चों को घुमाने लेकर जा रहे थे, जिस बात का जिक्र वो उसके डैड से भी करते हैं। अब स्कूल ट्रिप के दौरान मिस्टर बिंग सेलबोट को गिटार के साथ देख उसे कुछ गाने को बोलते हैं। वो पहले तो शर्माता है, लेकिन बच्चों ने फिर से हौसला दिया और उसने गाना शुरू किया। लेकिन गाना सुनते हुए सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले रह गए। मिस्टर बिंग भी खामोशी के साथ उसे देखने लगे और बस की ड्राइवर महिला, जिसका नाम लिसा है, वो भी अपनी नजरें रोड से हटाकर सेलबोट को ही देखती रहती है और बस को रोकते हुए रोने लग जाती है। और गाना खत्म होते ही मिस्टर बिंग भी अपने सर से विग निकालकर बस एक ही बात बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि अभी अभी तुमने क्या कर दिया। खैर, इस सारी घटना का जिक्र वो ट्रिप के बाद अपने डैड से करता है और उदास होकर कहता है कि मिस्टर बिंग के बाल असली नहीं थे। अब इस बात पर उसके डैड क्या ही बोलने वाले थे। कहानी आगे बढ़ती है और गाने का असर ऐसा हुआ कि वो बस ड्राइवर लिसा भी अपने एक्स हस्बैंड से काफी सालों बाद मिलने जाती है और मिस्टर बिंग भी अब विग पहनना बंद कर देते हैं और सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ से सॉरी कहते हुए उसे अपने साथ रहकर जिंदगी गुजारने को बोलते हैं। अब जैसे ही वो सभी डिनर की तैयारी कर रहे थे कि घर के बाहर एक शोर होता है। जोसे ने जब चेक किया तो पाया कि बाहर कुछ लोग खड़े थे। वो सभी लोग फिर से सेलबोट का गाना सुनने के लिए आए थे और यहाँ हम मिस्टर बिंग की एक्स वाइफ को देखते हैं। बस ड्राइवर लिसा भी अपने पति के साथ वहां आई थी और सेलबोट के गाने का जादू ऐसा था कि वो सभी खुशी से एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और जो लोग बस नाम के लिए साथ में रह रहे थे वो भी जिंदगी को महसूस करने लगे। रात की चादर ढली और अगले सवेरे के साथ सेलबोट और उसके डैड फिर से रोजमर्रा की तरह स्कूल की तरफ पटाखे मारते हुए निकल पड़े। डैड खुश थे क्योंकि पिछली रात उन्होंने फिर से सपने में खुद को मस्टैंग घोड़े की सवारी करते हुए देखा और सेलबोट को भी सपने में गिटार बजाते हुए देखा। सेलबोट पूछता है कि क्या आपने दादी को भी देखा, लेकिन पिता के जवाब से उसका दिल बैठ जाता है कि दादी सपने में नहीं थी, इसलिए सेलबोट का दिल दादी को निराशा के साथ फिर से याद करने लगा। लेकिन जैसे जैसे सेलबोट का गाना स्कूल में फेमस होने लगा तो उस पर सबको गाना सुनाने की जिम्मेदारी भी बढ़ने लगी। उसे स्कूल के बाद सभी को अपना मैजिकल सॉन्ग सुनाना पड़ता था, लेकिन वो दिल ही दिल में निराश था क्योंकि दादी वाला गाना बनाने से पहले भी लोग उससे बात नहीं करते थे और अब इस गाने की वजह से भी सभी बस उसे घूरते रहते हैं और बात करने से भी डरने लगे थे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सेलबोट की तरह ही एक लड़का था जो उससे मीलों दूर अमेरिका के दूसरे कोने में रहता था, जिसका स्ट्रगल कुछ दिनों तक नहीं बल्कि सालों तक चला। परिवार और समाज से डीमोटिवेट हुआ, लेकिन एक शेर की तरह अपने सपनों की तरफ घात लगाए बैठा रहा और 18 साल तक स्ट्रगल किया। ये एक सच्ची कहानी है। अगर आप मुझसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट कहानी के बारे में पूछोगे तो मैं इसका भी नाम लूंगा और इस कहानी को लिखने में मुझे 27 घंटे का समय लगा था। अगर आपको समय मिले तो इस कहानी के बाद उसे भी देख लेना। और कहानी के आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज भी है। कहानी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब रुक करते हैं वापस अपनी कहानी पर। अब सभी बच्चों के पेरेंट्स भी उसका मैजिकल सॉन्ग सुनने उसके घर के बाहर आने लगे हैं और सेलबोट की मॉम, जो कि एक इंट्रोवर्ट है और लोगों से बात करने से हिचकिचाती थी,
वो भी अब इतने सालों में पहली बार लोगों के सामने आई और सभी को अपने द्वारा बनाए गए मीट बॉल्स ट्राई करवाती और सबसे घुलने मिलने लगी। शायद सेलबोट के गाने की वजह से लोग उसकी मॉम की भी रिस्पेक्ट करने लग पड़े थे और मॉम द्वारा बनाए गए मीट बॉल्स की तारीफ करते हुए सेलबोट के मैजिकल गाने को सुनते हुए अपने अपने दुख भूल जाते हैं। लेकिन सेलबोट को यह खुशी और ज्यादा चुभने लगी थी क्योंकि उसकी दादी उसके पास नहीं थी और ऐसे में उसे अपनी दादी का अगला लेसन याद आता है, जिसमें दादी कहती थी कि कभी कभी खुशियां भी फीकी लगने लगती हैं जब आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। लोगों में फेमस तो हो जाओगे लेकिन अपने ही दिल से कोसों दूर चले जाते हैं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और आज पैटी खुश है क्योंकि आज उसे फुटबॉल टीम में खेलने का तो नहीं लेकिन वाटर बॉय का काम तो मिल ही गया है और स्कूल में आज सारे बच्चे और टीचर्स फिर से सेलबोट का गाना सुनने के इंतजार में रहने लगे थे। लेकिन आज वो आंखों में निराशा लिए किसी से कुछ नहीं बोलता और लंच ब्रेक में चुपचाप ही अकेले अपनी दादी से मिलने के लिए अपने नन्हे कदम शहर की ओर बढ़ा देता है। घर पर उसकी मॉम भी परेशान है क्योंकि सेलबोट का गाना सुनने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और अब तो उन्हें भी ढेर सारे मीट बॉल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ रोड पर एक अनजान आदमी भी सेलबोट को अकेले देख उसे लिफ्ट ऑफर करता है। वो उससे पूछता है कि तुम अपना छोटा गिटार लेकर इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो, जिस पर सेलबोट मासूमियत से बोलता है कि मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूँ, जिस पर वो आदमी बोलता है कि मैं भी शहर की तरफ ही जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। अब बातों के दौरान वो आदमी बताता है कि वो इस इलाके में पहली बार आया था जहां उसे एक पुरानी सेलबोट दिखी और वो उसे खरीदने आया। वो जानता था कि ये एक बेवकूफ़ी है क्योंकि उस इलाके में कोई झील या नदी नहीं थी, फिर भी उसने एक सेलबोट खरीद ली। ये देख नन्हे सेलबोट को दुख होता है कि जिस चीज से उसे प्रेरणा मिलती थी वो चीज आज कोई खरीद चुका है। वो आदमी उससे उसके गिटार के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या तुम इस छोटे गिटार को ऐसे ही अपने साथ लेकर घूमते हो या फिर तुम इसे बजाते भी हो, जिस पर सेलबोट कहता है कि उसने अपनी दादी के लिए एक गाना लिखा है और वही सुनाने वो दादी के पास शहर की ओर जा रहा था। ये बात सुन वो आदमी क्यूरियोसिटी के चलते नन्हे सेलबोट से कुछ सुनाने को कहता है। ये सुन सेलबोट भी गिटार को हाथों में थाम लेता है। यहाँ स्कूल खत्म होने के बाद उसके डैड उसका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इतने में ही मिस्टर बिंग उन्हें बताते हैं कि सेलबोट आज हाफ ब्रेक में ही चला गया था और शायद वो घर चला गया होगा। यहाँ उसकी माँ की टेंशन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि आज पहले से 2 गुना लोग उनके घर के बाहर सेलबोट का मैजिकल सॉन्ग सुनने आए थे और यहाँ आज स्कूल के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के दौरान आज फुटबॉल मैच होने वाला था जहाँ पैटी को भी वाटर बॉय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और मैच शुरू होने से पहले वो भी अपनी आंखों में पानी डालते हुए दिखाई देता है। यहाँ घर पहुंचकर जोसे भी अपने बेटे को वहां मौजूद नहीं पाता और दोनों माता पिता उसकी गैर हाजिरी से चिंतित हो जाते हैं। यहाँ हम फिर से उन दोनों पर आते हैं जहाँ सेलबोट का मैजिकल सॉन्ग सुनने के बाद वो आदमी भी अपनी गाड़ी रोककर उसमें ही खो गया था और वो उससे भारी आवाज के साथ एक ही बात बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास जरूर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो उससे बोलता है कि जो चीज तुमने अभी गाई थी ऐसी चीज सुनने के लिए लोगों के कान तरस चुके हैं और इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं वो भी लाकर दूंगा। सेलबोट भी उसके सामने एक कंडीशन रख देता है और उसकी बात मान जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो आदमी एक रेडियो जॉकी था और सेलबोट की वो कंडीशन के बारे में हम आगे जानेंगे। अब यहाँ घर पर टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। वो उन्हें इंतजार करवाते हुए उन्हें मीट बॉल्स भी ऑफर करते हैं, लेकिन लोगों को तो बस सेलबोट का ही इंतजार था। माता पिता ने सोचा कि शायद वो पैटी के साथ खेलने गया होगा और जल्द ही आ जाएगा, लेकिन इस बात से भी उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। अब कहानी के इस पहलू में हम रेडियो स्टेशन में उन दोनों को देखते हैं जहां वो आदमी अपनी कलीग से अर्जेंटली सेलबोट वाला गाना रिकॉर्ड करने को बोलता है, जिस पर उल्टा वो महिला भड़क जाती है क्योंकि आज शहर की एक फेमस लेडी जिसे सब क्वीन ऑफ साउथ बुलाते हैं, आज उसका रेडियो पॉडकास्ट शुरू होने वाला है, इसलिए वो उसे गुस्सा करते हुए जाने को बोलती है। कुछ देर बाद हम उस पॉडकास्ट को शुरू होते हुए देखते हैं। ये देख वो आदमी नाराज था। उसे ऐसा देख सेलबोट मासूमियत से उससे पूछता है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वो गाना सबके सामने बजाऊं? वो आदमी बोलता है कि मैं सच में दिल से चाहता हूं, लेकिन हमें बाद में आना होगा और सेलबोट से माफी मांगता है। सेलबोट कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने नन्हे कदम स्टूडियो की ओर मोड़ देता है और बिना कुछ बोले गिटार बजाना शुरू कर देता है और उसे ऐसा करते देख वो महिला भी पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़कर उसे हैरान होकर देखती है और सारे माइक उसकी तरफ मोड़ दिए जाते हैं। यहाँ उसके घर के बाहर भीड़ बेचैन हो रही थी। इतने में ही कुछ अजीब होता है। जहाँ कभी सूखा हुआ करता था वहां पानी की कुछ बूंदें गिरी
और भीड़ में से एक आदमी ने अपना रेडियो उठा लिया जिस पर सेलबोट का गाना बज रहा था और उसी के साथ बारिश भी शुरू हो गई और लोग बस उस गाने और नेचर की ठंडक को महसूस करने लगे। यहाँ स्कूल में बारिश के दौरान पैटी के स्कूल की फुटबॉल टीम भी बुरी तरह से हार रही थी। बारिश में सबकी विजिबिलिटी जीरो हो चुकी थी। ऐसे में परेशान कोच की नजर पैटी पर जाती है और वो हैरान हो जाता है जब पाता है कि पैटी बारिश की बूंदों के सामने भी आंखें खुली रख सकता था। बस फिर क्या था? ये था हमारे छोटे पैटी का फुटबॉल डेब्यू। उसे खेलने के लिए भेज दिया जाता है जहां बाकी बच्चों को बारिश में कुछ नहीं दिख रहा था, वहीं वो बिना रुके गोल करता जा रहा था और फाइनली अकेले ही अपनी स्कूल टीम को जिता देता है। बारिश में भीगा हुआ सेलबोट दादी से मिलने हॉस्पिटल आता है, जहां उसे डॉक्टर द्वारा पता चलता है कि दादी अभी भी कोमा में ही है और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जिसके लिए सेलबोट ने गाना लिखा था वो ही आज सुनने के लिए वहां नहीं है। इसके बावजूद भी वो मन में एक उम्मीद रखता है कि जरूर उसकी दादी के दिल तक उसका गाना पहुंच जाएगा और दादी के सामने ही अपने गाने को गिटार की धुन पर गुनगुनाने लगता है। गाने के दौरान वो डॉक्टर तो रोने लगता है, लेकिन दादी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसने निराशा से डॉक्टर को देखा और अपना गिटार दादी के पास छोड़कर वापस लौट गया। इसके बाद हम सेलबोट की मासूम आवाज में आगे की कहानी सुनते हैं। उसने बताया कि उसने उस दिन के बाद वो दादी वाला गाना कभी नहीं बजाया, लेकिन जैसे दादी ने कहा था कि तुम कोशिश तो करो और आगे की बातें समय और किस्मत पे छोड़ दो, और समय का ऐसा पहलू बदला कि उसके गाने के सारे राइट्स उस रेडियो स्टेशन और बड़ी म्यूजिक कंपनी ने ले लिए और जब भी उस गाने को चलाते थे तो बदले में सेलबोट को रॉयल्टी भी देते थे। धीरे धीरे पैसे आने लगे तो सेलबोट के डैड ने उसके लिए वो सेलबोट खरीद ली और अपने लिए एक मस्टैंग और सेलबोट की मां के लिए एक बड़ा वाला ओवन भी खरीदा और घर के हालात सुधरने लगे। धीरे धीरे और पैसे आएंगे तो घर की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और गाने के बदले सेलबोट ने रेडियो स्टेशन के बाहर उस आदमी के सामने एक कंडीशन रखी थी, जिसके चलते उसने अपनी गाड़ी के दोनों पिछले दरवाजे भी सेलबोट के पिता को दे दिए। हालात बदलने लगे थे और कहानी खत्म होते होते हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उसे सेलबोट इतनी अट्रैक्ट क्यों करती थी और क्यों उसने सबसे पहली ड्राइंग एक सेलबोट की बनाई थी। वो इसलिए क्योंकि उसके पैदा होने के बाद उसकी दादी ने उसके पालने के ऊपर एक सेलबोट की तस्वीर चिपका दी थी, जिसकी तस्वीर उसके दिमाग में बस गई और इसी फोटो को हमने उस पालने से गिरते हुए देखा था। जाते जाते ये कहानी हमें ये बताती है कि बचपन की ठोकर ने एक दिन चलना सिखाया। टूटे थे सपने फिर भी रोते हुए मुस्कुराया। समय की धूप सब दुखों के रंग बदलती जाएगी। मेहनत की रात एक दिन जरूर सुबह के उजाले में ढलती जाएगी। और कहानी के आखिर में वो कार यार्ड का मालिक अपने यार्ड में एक पुराना टूटा हुआ प्लेन ले आता है जो अब किसी और बच्चे के सपनों की उड़ान बनेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।